नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं दीपक गौड़। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर। असल में इन दिनों भाजपा के सियासी गलियारे में इस मुद्दे पर काफी सरगर्मी है। वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को वर्ष 2019 में पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। बाद में 20 जनवरी 2020 को उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पहला 3 साल का कार्यकाल सौंपा गया, जो 20 जनवरी 2023 को समाप्त होता। लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाकर जनवरी 2024 तक कर दिया गया। इसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संगठनात्मक चुनाव पूरा न होने तक उनकी जिम्मेदारी कायम रखते हुए उनके कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ऐसे में इस समय जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर हैं, वहीं वह केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। यही कारण है कि भाजपा अपना नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुटी है, जिसकी प्रक्रिया लंबे समय से टल रही है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हुई अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अब नए अध्यक्ष का चुनाव टाला नहीं जाएगा। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, लिहाजा संगठन में इससे पहले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, लगभग 10 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बता दें कि अगस्त के दूसरे हफ्ते से भाजपा बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति और अपने पूरे दल बल के साथ मैदान पर उतरने वाली है। इसलिए इस बार पार्टी चाहती है कि बिहार चुनाव से पहले पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हम बिहार विधानसभा चुनावों में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति में नहीं रहना चाहते। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर भाजपा को अपना नया अध्यक्ष चुनने में इतना समय क्यों लग गया। एक वरिष्ठ नेता से विपक्ष के एक नेता ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए सवाल किया तो भाजपा नेता ने सहज तरीके से कहा, हमारी पार्टी संगठन से जुड़ी है, किसी परिवार से नहीं, जहां तय होता है कि बेटे के बाद पुत्र ने अध्यक्ष बनना है। हमारी पार्टी में हजारों उम्मीदवारों में से एक को मानकों के अनुसार चुनना होता है। बहरहाल अगर भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन में हो रही देरी के कुछ अहम और बड़े कारणों पर जाएं, तो जानकारों का कहना है कि इसके पीछे मूल कारण भाजपा और संघ परिवार के बीच एक नाम पर सहमति ना बन पाना है, या यूं कहें कि नए अध्यक्ष के नाम पर आरएसएस का सुझाव और भाजपा नेतृत्व की प्राथमिकताएं मेल नहीं खा रही हैं, इसलिए चुनाव लगातार लटकते आ रहे हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना समेत कुछ अन्य राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। ये नियुक्तियां नेतृत्व संतुलन के लिए जरूरी बताई जा रही हैं, ताकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सभी राज्यों की आवाज शामिल हो। इस सबसे इतर कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इस बार भाजपा आलाकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ओबीसी प्रतिनिधित्व या पहली बार महिला अध्यक्ष को मौका दे सकती है। तो चलिए बताते हैं उन चेहरों के बारे में जो भाजपा अध्यक्ष बनने की राह में है। सबसे पहला नाम इनमें है सुनील बंसल। सुनील बंसल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी निभाते हुए पार्टी को कामयाबी दिलाई। इसके अलावा ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी के रूप में मिली कामयाबी भी इनका बड़ा प्लस पॉइंट है। सुनील बंसल को यूपी में भाजपा का चाणक्य तक कहा जाता है। संघ से नजदीकी के साथ साथ संगठन में भी इनकी अच्छी पकड़ है। दूसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। आप वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के एक अनुभवी संगठन करता है। ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ और भी मजबूत करना चाहती है। मोदी और शाह की टीम के भरोसेमंद सदस्य, 40 साल का राजनीतिक अनुभव, बड़े ओबीसी नेता हैं। 14 साल की उम्र में एबीवीपी से जुड़े और 2010 में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बने। संगठन में मजबूत पकड़ है, 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। इस कड़ी में तीसरा नाम आता है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनावों में गेम चेंजर साबित हुई। ये योजना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई। 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। ओबीसी कैटेगरी से हैं। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सिंह का नाम काफी ऊपर है।
अगला नाम आता है रघुवर दास का। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने झारखंड में 5 साल का स्थिर शासन दिया, जो राज्य में पहली बार हुआ। उनकी जमीनी कार्यकर्ताओं और भाजपा संगठन में मजबूत पकड़ है। ओबीसी समुदाय से आने के कारण भाजपा को सामाजिक समीकरण में नई बढ़त मिलती है। उनकी वजह से पूर्वोत्तर में भाजपा को विस्तार मिल सकता है। इस सूची में अगला नाम है स्मृति ईरानी का। मोदी सरकार में आपको कई अहम मंत्रालय संभालने के साथ प्रशासनिक अनुभव है। पार्टी के लिए मजबूत महिला चेहरा है, आरएसएस के साथ अच्छे संबंध है और हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण भारत में भी प्रभावी है। इस कड़ी में अगला नाम है वानती श्रीनिवासन का। वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में उन्हें संगठनात्मक कार्यों का अच्छा अनुभव है। 1993 में भाजपा से जुड़ी हुई हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर दक्षिणी सीट से कमल हसन जैसे बड़े नेता को इन्होंने हराया था। तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके पति श्रीनिवासन विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में परिवार संघ और भाजपा के काफी करीबी है। अगला नाम है तमिलिसाई सौंदर्यराजन। आप 1999 से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर आपने कार्य किया है। तमिलनाडु में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में आपकी गिनती की जाती है। तमिलनाडु में भाजपा को विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डी पुरंदेश्वरी, आप पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में शामिल हुई। फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को तेलुगु राज्यों मसलन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जनाधार बढ़ने का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम भी चर्चाओं में शामिल है। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स में भले ही कई बातें सामने आ रही हों, लेकिन भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए एक तय नियम और प्रक्रिया है। इन्हीं नियमों को पूरा करने में हुई देरी के चलते अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र गौतम। गौतम जी, आपका स्वागत है यंग भारत में। थैंक यू वेरी मच। शैलेंद्र जी, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में हो रही इस देरी का कारण आप क्या मानते हैं? देरी का कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। उनकी संघ से खींचतान है, क्योंकि संघ चाहता है बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर एक ऐसा आदमी बैठे जिसकी अपनी आवाज हो, और मोदी शाह ये चाहते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर या तो जेपी नड्डा जैसा आदमी हो जो उनकी पूरी बात सुने, या अमित शाह जैसा आदमी हो जो उनके भरोसे करे। इस करके वो इसमें देरी कर रहे हैं कि संघ जो नाम आगे बढ़ा रहा है उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह बनाना नहीं चाहते। जो नाम ये दोनों दे रहे हैं संघ उस पर मान नहीं रहा, तो यही आके पेच फंस गया। तो आप ये आरोप एक तरह से सही बता रहे हैं कि जिसमें कहा जा रहा था कि संघ और भाजपा में आम सहमति न बन पाना ही भाजपा अध्यक्ष के चयन में देरी का मुख्य कारण है। आप इसे पुष्ट मान रहे हैं? देखिए, एक चुनाव हुआ था बिहार का, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। ये चुनाव उसके बाद हुआ था। तब संघ प्रमुख ने एक बात बोली थी कि आरक्षण पर विचार किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। उसके बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार उस समय एक ही फ्रंट में थे। इन्होंने इस बात को लेके हंगामा कर दिया, और बीजेपी जो 14 में मोदी लहर में बड़े प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी दिल्ली में, वो बिहार का चुनाव हार गई, बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी ने वहां पर 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात भी बोली थी। तो संघ प्रमुख की अपनी एक आवाज है, संघ की अपनी एक आवाज है। बीजेपी जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस अपने आप में इंडिपेंडेंट पार्टी है, लेकिन बीजेपी के साथ में ये चीज नहीं है। बीजेपी संघ पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। ये हमेशा से करती रही है, आज भी करती है, पहले भी करती है। जब लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी प्रेसिडेंट थे, तीसरी बार बने थे वो सन 2004 में, तो उन्होंने एक हिमाकत बोलेंगे, गलती नहीं हिमाकत बोलेंगे, कि वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान गए कोई बात नहीं,
जिन्ना की मजार पे चले गए। जब वहां से लौट के आए तो दिल्ली में एक मीटिंग में आडवाणी के साथ में संघ के बड़े नेता थे। उनसे पूछा गया कि आप इसमें क्या सोच रहे हैं, तो वो मुस्कुराए और उसके अगले दिन ही आडवाणी का अध्यक्ष की कुर्सी से सफाया हो गया, वो हटा दिए। तो बीजेपी संघ बगैर कभी नहीं चल पाया। इवन जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो गोविंदाचार्य ने एक बात बोली थी कि ही इज ओनली ए मास्क, वो खाली मुखौटा है, सरकार का चेहरा कोई और है, जो कि आडवाणी की तरफ इशारा था। तो संघ बगैर बीजेपी कभी भी नहीं चल पाई। हालांकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में संघ की अहमियत काफी कम होती गई। जब संघ प्रमुख को ये लगा तो उन्होंने बिहार चुनाव में एक छोटी सी बात बोल के बखेड़ा खड़ा कर दिया और बीजेपी चुनाव हार गई। अब क्या है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 11 साल हो गए। 11 साल हुए वो एक चीज है, लेकिन मोदी अगले साल 75 के हो जाएंगे। तो इन्होंने खुद ही एक नियम बनाया था कि 75 के बाद में किसी को एक्टिव पॉलिटिक्स में कंटिन्यू ना किया जाए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इवन ऐसे बड़े बड़े नामों को भी संरक्षक मंडल में जगह देके रिटायर्ड कर दिया। तो मोदी अगले साल जब 75 के हो जाएंगे तो ये आवाज उठनी शुरू होंगी। जी। अभी बीजेपी में मोदी का एक छत्र राज्य है, एक छत्र राज, वन मैन शो पार्टी है ये। नरेंद्र मोदी ही इसके सर्वे सर्वा हैं। तो लेकिन एक चुनौती इनके सामने आई है, मोदी शाह के सामने, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को संघ ने यूपी का सीएम बनाया और सीएम बनने के बाद से कई ऐसे मौके दिखाई पड़े जब योगी दिल्ली की नहीं सुनते। छोटा सा मसला डीजीपी का है। अमित शाह चाहते हैं डीजीपी ऐसा आदमी बने जिसपे उनकी पकड़ हो। योगी टेम्पररी डीजीपी बना के उनकी रणनीति को फेल करते आ रहे हैं। तो योगी इतना इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर संघ का हाथ है, संघ उनको तो प्रमोट आप करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी अपनी पसंद के अनुसार ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहती है। हाँ, अगर उनकी पसंद का आदमी नहीं बना, कोई दूसरा ऐसा आदमी बन गया जो संघ के खांचे में फिट होता है, तो वो संघ की आवाज बोलेगा। जब वो संघ की आवाज बोलेगा तो मोदी शाह के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। किस तरह तो की पार्टी के दिक्कतें बढ़ेंगी? जैसे नितिन गडकरी बोल देते हैं कई कई बार कि जैसे 19 चुनाव में बोले थे, जो लोग झूठ बोलते हैं उनको जूते पड़ते हैं, या किसी और फंक्शन में कुछ बोल देते हैं। तो नितिन गडकरी की आवाज इनको परेशान तो करती है, शाह मोदी को। या इवन राजनाथ सिंह ने भी जब पिछले यूपी चुनाव में योगी को दोबारा मौका दिए जाने के मूड में नहीं थे मोदी और शाह। तो योगी को कई बार दिल्ली बुलाया गया बातचीत के लिए, लेकिन माना ये जा रहा था, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप दिल्ली आ जाइए, आप यूपी को छोड़ दीजिए। तब राजनाथ सिंह ने एक लखनऊ में रैली हुई थी, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला था कि योगी ही सीएम के उम्मीदवार होंगे। राजनाथ सिंह के कहने के बाद में मोदी शाह दोनों मजबूर हो गए थे। पहले उनका मूड नहीं था मोदी को योगी को मेन फ्रेम में लेके आने का यूपी चुनाव में। शर्मा जी को यहां से भेज भी दिया गया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने जब ये कहा तो दोनों चुप हो गए। फिर योगी पर ही भरोसा नाव खेला गया, उन पर भरोसा जताया गया, योगी जीते। योगी की अपनी जो झुकाव है संघ की तरफ है। राजनाथ सिंह हूँ, गडकरी हूँ, ये सारे संघ के क्लोज माने जाते हैं। आडवाणी भी संघ के क्लोज थे। तो उन्होंने कभी वाजपेयी को फुल फ्लैश काम नहीं करने दिया। इवन वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो अपनी मर्जी से वो बहुत सारे फैसले नहीं ले पाते थे। तो आडवाणी 50 साल से ज्यादा संघ में रहे हैं, वो वहां से बहुत ज्यादा क्लोज जुड़े हुए थे।
तो क्या मतलब इवन कह सकते हैं कि संघ की वजह से ही अडवाणी अटल बिहारी को कभी भी खुल के काम नहीं करने दिया, अडवाणी जी ने। तो 2014 में नरेंद्र मोदी का जो जीतना था वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहले बीजेपी की सरकार कभी इतनी लंबी रही नहीं। पहले जनता दल के साथ में थे ये लोग, या वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी जो ताकत अब है। तो आज नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, जहां उनकी ही बात पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लेकिन राजनीति में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी नुकसान पैदा कर जाती है, ये मोदी शाह को पता है। और यहीं पर आकर फंस रहा है बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी का पेंच, जिसपे कि अभी तो तक सहमति नहीं बन पा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा जैसे संगठन के लिए इस समय आप किस विचारधारा के नेता को उचित समझ रहे हैं, क्योंकि अमूमन जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनका कहीं ना कहीं संघ से जुड़ाव तो रहा ही है। जो नाम नहीं, इस समय बीजेपी सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है अध्यक्ष पद को लेके, उन लोगों का कहीं ना कहीं झुकाव या जुड़ाव संघ के साथ तो रहा ही है। नहीं, संघ से जुड़ाव तो तकरीबन जो बीजेपी में हर बड़ा नेता है उसका रहा है, क्योंकि जो 12-15 साल बीजेपी में रह लेगा उसका संघ से कहीं ना कहीं तालमेल तो होता ही है। जैसे मोहन यादव है, सीएम बने, संघ के आदमी थे। सवाल ये नहीं है कि संघ के आदमी ये कब थे, सवाल ये है कि ये संघ को छोड़ के नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी को कब से पूरी तरह मानने लग गए, या उनको अपना गॉडफादर मानने लग गए। संघ तो बहुत बड़ा है, तकरीबन बीजेपी का हर आदमी संघ से आया। इवन वाजपेयी भी संघ जाया करते थे, लेकिन संघ से जुड़ाव अडवाणी का ज्यादा था, तो अडवाणी हमेशा संघ की इफेक्टिव आवाज बने। तो यहाँ ये नहीं है कि जो सरकार नाम प्रपोज कर रही है, सरकार मीन मोदी शाह, कि इनको बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वो भूपेंद्र यादव हो या कोई और भी हो, तो उनको अपनी सहूलियत दिख रही है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि बंदे में दम है कि नहीं। क्योंकि जो अगर अध्यक्ष बनता है मोदी शाह की पसंद का, तो उसकी आइडियोलॉजी होगी मोदी शाह, जो वो कहेंगे मानना आखिर पड़ेगा, जैसे आखिर इसमें जेपी नड्डा करते हैं। बीच में एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर ये हाँ जी। संघ और भाजपा की विचारधारा में ये अलग अलग जो रुख आप बता रहे हैं है किस चीज का? दोनों की आइडियोलॉजी में अंतर क्या है? क्या कोई अंतर है? नहीं, आइडियोलॉजी में कोई अंतर नहीं है, ये तो सुविधा की ये बात है, दोनों में सहूलियत की विरोधाभास बात है। किस चीज का? सहूलियत की बात है। देखिए, अब तक बीजेपी 1980 में बनी थी, संघ बहुत पहले से है। ये माना जाता है कि बीजेपी को बनाने का काम संघ ने किया। जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ बनाया था, जो बाद में बीजेपी में कन्वर्ट हुआ। 1980 में बीजेपी बनी, तो संघ के बिना तो बीजेपी बन नहीं सकती थी। तो इनमें वैसा कुछ नहीं है कि इनकी अपनी कोई वैचारिक मतभेद हो या लाइन क्रॉस कर रहे हो। दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ की अहमियत लगातार कम होती गई। आज संघ उतनी बड़ी ताकत नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि वो मोदी शाह उसके फरमान को मानेंगे ही। इवन 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू था जेपी नड्डा का एज ए बीजेपी चीफ। तो उनसे जब ये पूछा गया था कि संघ से क्या तालमेल किस लेवल पर है, तो उनका जवाब था कि आज बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है, जबकि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघ की ताकत थी, और नड्डा बोल रहे हैं उन्हें संघ की जरूरत नहीं है। तो यहाँ विचारधाराओं का सवाल नहीं है, यहाँ संघ ये देख रहा है कि जो बीजेपी उसके इशारे पर चलती थी उसकी सुन भी नहीं रही है। और नरेंद्र मोदी शाह ये कभी भी नहीं चाहते कि जिस तरह वाजपेयी की गर्दन हमेशा फंसी रही संघ के पंजों में, वैसे उनकी फंस जाए। अगर बीजेपी अध्यक्ष संघ का बन गया तो गर्दन फंसेगी, आज नहीं कल फंसेगी।
नहीं, अगर मैं बीजेपी समझना अध्यक्ष चाहूंगा उनकी कि मर्जी का बना। किस तरह की गर्दन फंसने की बात आप कह रहे हैं। मान लिया कल को यही इश्यू बढ़ता है कि 75 पार वाले नेता को रिटायर्ड करो, और बीजेपी अध्यक्ष ये बोल देता है कि जो नियम सारों के लिए है मोदी के लिए क्यों नहीं है, तो क्या करेंगे उस समय? संघ ये कह सकता है ना कि मोदी अब बूढ़े हो चुके हैं, कब तक खींचेंगे वो? तो उनकी जगह सेकंड लीडर, सेकंड लाइन क्या है, नेक्स्ट टू मोदी क्या है? संघ चाहता है योगी को, तो योगी के नाम पे अमित शाह तो मानेंगे नहीं। मजबूरी यहाँ विचारधारा का नहीं है, मजबूरी ये है कि आगे के 2029 तक सहूलियत किसकी रहती है? अगर संघ का अध्यक्ष बना सहूलियत उसकी रहेगी, वो अपनी मर्जी से फैसले कराएगा। बीजेपी अध्यक्ष के पास में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर तो अध्यक्ष चलिए थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जो उम्मीदवार होगा, उस उम्मीदवार में क्या देखा जाएगा? भाजपा कुछ नहीं, अपने हिसाब से क्या देखेगी? क्या नितिन गडकरी क्या की कोई हैसियत थी बीजेपी अध्यक्ष बन जाए? क्या लगता है आपको कि राजनाथ सिंह इतना बड़ा नाम थे, उनसे पहले गडकरी रहे बीजेपी अध्यक्ष, तो क्या नितिन गडकरी की इतनी बड़ी हैसियत थी बीजेपी अध्यक्ष बन जाए? वो अपना चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बनाया गया उनको, क्योंकि उनको वहां नेता ऐसा नहीं चाहिए था जो बीजेपी को जिता सके। जिता तो मोदी रहे, उनको एक नाम चाहिए था जो उनके फेवर का हो, भरोसे का हो। भाजपा किस तरह चेहरे को चुनेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किसी चेहरे को इसलिए चुना जाएगा कि बीजेपी को आगे ले जाना है। किसी चेहरे में इतना दम नहीं है जो बीजेपी को आगे ले जा सके सिवाय मोदी के। आज मोदी का नाम बिक रहा है, ये सबको पता है। कल किसका नाम बिकेगा कोई नहीं जानता। तो यहाँ अध्यक्ष को इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाना है जो पार्टी को 29 में, फिर 34 में, फिर 39 में जिता के लाए। अध्यक्ष इसलिए बनाया जा रहा है कि इस समय पार्टी के काम जो नहीं हो पा रहे या कम हो पा रहे हैं, उन्हें कैसे चलाया जाए। यहीं पर लड़ाई मोदी शाह की हो जाती है, मोदी और संघ की हो जाती है। संघ चाहेगा अध्यक्ष ऐसा बने जो अपनी आवाज बुलंद करे, सवाल पूछे। मान लिया शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक, एक हम ऐसा पहलू मान लेते हैं कि शिवराज सिंह अब चौहान अध्यक्ष बन गए हैं और मोदी शाह की वजह से बने, लेकिन शिवराज को चुप करना क्या इतना आसान रहेगा मोदी के लिए? जब उनके बेटे ने ही चुनाव की, जो 24 का चुनाव हुआ था उसके बाद में रिजल्ट जो आया है, उनके बेटे ने कह दिया था कि मेरे पापा सबसे बड़ी लीड से चुनाव जीत के आए हैं पूरे देश में। अब कोई ये मानता है कि बड़ा नेता वो है, भूल जाए। तो क्या शिवराज सिंह चौहान इनकी हर बात मानेंगे जैसे नड्डा मानते हैं? तो फिर वही सवाल फंस गया है कि सवाल यहाँ पार्टी का या किसी जनाधार वाले नेता का नहीं है, या किसी ऐसे नाम का नहीं है जो किसी को किसी खास कम्युनिटी या लेडी जैसे महिलाओं को या किसी SC ST को सेटिस्फाई करना है। सवाल यहाँ सिर्फ अपनी सहूलियत का है कि बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर वो बैठे जो हमारी सुने। संघ इसीलिए बार बार दिल्ली आ रहा है कि ये अपनी मर्जी का बनवा ले, और मोदी शाह हर बार मोहन भागवत की मीटिंग को क्या कहते हैं, डिले तो नहीं कहते, पोस्टपोन कर देते हैं जो भी फैसला होना होता है उसमें, कि आगे फैसला लेंगे कि कहीं इनका बन गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी। मामला सहूलियत का है, जनाधार का या कोई पॉपुलरिटी का ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर गडकरी को क्यों नहीं बनाते? गडकरी एक अच्छा चेहरा है। राजनाथ सिंह को क्यों नहीं बनाते? ये तो आने वाले दिनों में कुछ तय हो ही जाएगा, क्योंकि बिहार चुनावों से पहले पार्टी ने भी बोल दिया है कि वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर लेंगे। जुड़े रहिएगा इसी तरह हमारे साथ, आगे भी इसी तरह की चर्चाओं के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। बहरहाल विश्लेषकों का मानना है कि नए अध्यक्ष का चेहरा 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति और जन कल्याण योजनाओं की पहचान दोनों निर्धारित करेगा। इतना ही नहीं, चुनावी कैलेंडर को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष के पद पर जातिगत संतुलन, RSS के सुझाव और चुनावी रणनीति, इन तीनों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। निर्णय जुलाई के मध्य या अंत तक होने की संभावना है।
तब तक इन परंपरागत और नए नामों की कड़ी जांच परख जारी रही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर ऐसे ही किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।